Hello student, today I am going to take class 12th geography. The name of the book is Fundamental of Human Geography, chapter 4, and the name of the chapter is Human Development. So let's proceed. एवरीथिंग जो कंट्री में होती है, चाहे वो आपको दिखता हो या आपको नहीं दिखता हो, वो समय के साथ ग्रो एंड डेवलप करती है। चाहे वो कोई इनकम हो आपका या फिर आपकी कंट्री में मिलने वाली फैसिलिटी हो, हर चीज़ अपने समय के साथ ग्रो एंड डेवलप करती है। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है जिसके बारे में आप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो एक्चुअली अप्लाई होता है ह्यूमन का आपकी कम्युनिटी में या आपके कंट्री में या उस प्लेस में किस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों देखने में तो एक ही जैसा लगता है, सुनने में भी एक जैसा लगता है, मगर दोनों रेफर तो एक ही चीज को करता है कि किस तरह से समय के साथ चेंजेस आए हैं। इट रेफर टू द चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दोनों आपको चेंज के बारे में बताता है, मगर एक्चुअली में ये दोनों थोड़े अलग होते हैं एक दूसरे से। किस तरह से, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, आइए देखते हैं। तो देख सकते हैं आप, मैं कंपेयर करके आपको दिखा रही हूँ इनका डिफरेंस। जो ये ग्रोथ है वो आपका एक क्वांटिटेटिव क्वालिटी होता है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। इसको आप मेजरमेंट क्वांटिटी यानी नंबर्स में कर सकते हो, मगर डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच होता है। ये क्वालिटी होती है जिसको आप एक्चुअली नंबर्स में मेजरमेंट नहीं कर सकते। जैसे फैसिलिटी इंप्रूव हो जाना, कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाना, हेल्थ इंप्रूव हो जाना, इन सब को आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ को आप नंबर्स में, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, पर डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव अप्रोच है जिसको आप नंबर में मेजर नहीं कर सकते। ग्रोथ आपका क्योंकि नंबर में मेजर होता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है नंबरिंग। जैसे इकोनॉमी ग्रो कर गई 7% से या इकोनॉमी ग्रो कर गई -7% से, तो ये पॉजिटिव वैल्यू में भी हो सकता है और ये नेगेटिव वैल्यू में भी हो सकता है। मगर दूसरी तरफ जो आपका डेवलपमेंट है, जो वेलफेयर है, फैसिलिटी है, कैपेबिलिटी है, ये आपकी पॉजिटिव ही होती है। क्योंकि आप अगर आपके अंदर सपोज कुछ कैपेसिटी है तो एजुकेशन, हेल्थ और समय के साथ वो इम्प्रूव ही होगी, वो नीचे नहीं जाएगी, वो ऊपर ही जाएगी, वो हमेशा ज़्यादा पॉजिटिव ही रहती है। और ग्रोथ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव ग्रोथ का जो वैल्यू होता है, मान लो आपका जो वैल्यू प्लस में आ रहा है ग्रोथ का वैल्यू, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव ग्रोथ का वैल्यू है। वैल्यू पॉजिटिव में है तो वो डेवलपमेंट ही है। सपोज पॉपुलेशन 2 से 4 हो गया या 1 से 2 बिलियन हो गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन 1 से 2 बिलियन होता है तो क्या हुआ, 2 हो गया, यानी कि नंबर बढ़ गई, पॉजिटिव नंबर है। मगर इसका मतलब ये डेवलपमेंट है, ये जरूरी नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन का बढ़ जाना इज नॉट ए डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू भी है ग्रोथ की तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ग्रोथ डेवलपमेंट ही है, ठीक है। नंबर पॉजिटिव में आना इज नॉट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, डेवलपमेंट की अलग सा जो व्यू आया, ये जो व्यू, ये डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसे लाने का जो जाता है, क्रेडिट जिसको जाता है वो है डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने वेलफेयर अप्रोच लेकर आया। वेलफेयर अप्रोच क्या होता है वो हम आगे चल के चैप्टर में पढ़ेंगे। वेलफेयर अप्रोच लाया जिसमें उन्होंने इस डेवलपमेंट के बारे में बात की और उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो ह्यूमन को सेंटर में रखकर होना चाहिए। उन्होंने वेलफेयर की बात की। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ह्यूमन के लिए है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नहीं है। मैन इज नॉट फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज फॉर मैन। सो उन्होंने यही बात की और उन्होंने डेवलपमेंट का नया व्यू हमारे सामने रखा। जो ये अल्टरनेटिव व्यू डेवलपमेंट का आया है, इसे एक्चुअली लाने का जो क्रेडिट है वो 2 लोगों पे जाता है। एक तो डॉक्टर महबूबुल हक जो कि पाकिस्तान के हैं, और एक जाता है अमर्त्य सेन को, जो कि इंडिया के बहुत बड़े जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। तो उनका कहना था कि डेवलपमेंट तभी होता है जब ग्रोथ पॉजिटिव सेंस में हो, पॉजिटिव वैल्यू में नहीं, पॉजिटिव सेंस में हो, यानी कि उससे कुछ अच्छा हो रहा हो, तभी डेवलपमेंट कहलाता है। और
कई सालों तक हम यही सोचते रहे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होना ही डेवलपमेंट है, यानी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो हो गई तो यानी कि कंट्री डेवलप हो गया। जितनी बड़ी इकोनॉमी उतना बड़ा डेवलपमेंट, जितनी जिसकी इकोनॉमी बड़ी है, जिसकी इकोनॉमी को प्रॉफिट आ रहा है, उतना ही वो कंट्री डेवलप है। कई सालों तक हम इकोनॉमिक ग्रोथ को ही डेवलपमेंट समझते रहे। दूसरी तरफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अच्छी लाइफ जीना, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, फैसिलिटी के साथ, फ्रीडम के साथ, चॉइसेस के साथ, इसको हम कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। मगर जब लेट 90s और के समय 80s एंड मतलब लेट 80s एंड अर्ली 90s के समय जो इकोनॉमिस्ट थे, ये दोनों इकोनॉमिस्ट महमूद उल हक और अमर्त्य सेन आए और उन्होंने इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया और उन्होंने कहा कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही डेवलपमेंट नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं जिन्हें हमें कंसिडर करना चाहिए कंट्री के डेवलपमेंट को डिसाइड करने के लिए, जिसमें आपका फ्रीडम, चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज आते हैं। तो हक ने डिस्क्राइब किया उनके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है। उनके हिसाब से डेवलपमेंट है इनलार्जिंग ह्यूमन चॉइसेस, यानी ह्यूमन के चॉइस को बड़ा करो। वो चॉइसेस जो हमेशा समय के साथ साथ चेंज होता है, उसके पास बहुत सारे चॉइसेस होना चाहिए कि वो उन में से चूज कर सके। उसका लाइफ इम्प्रूव होना चाहिए, उसका लाइफ मीनिंगफुल होना चाहिए। सिर्फ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ जीना ही डेवलपमेंट नहीं है, साथ में उसकी लाइफ में टैलेंट आनी चाहिए, वो कैपेबल बनना चाहिए, वो पार्टिसिपेट कर सके डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ है, चाहे वो सोशल एक्टिविटी हो या पॉलिटिकल एक्टिविटी हो, और उसको बहुत सारा फ्रीडम होना चाहिए। तभी ये सब मिलेगा, तभी वो डेवलपमेंट रियल सेंस में डेवलपमेंट होगा। तो हक के लीडरशिप के अंदर में दोनों इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन एंड महमूद उल हक दोनों ने एक अल्टरनेटिव व्यू ऑफ डेवलपमेंट रखा, यानी एक दूसरे ही तरीके का, दूसरा ही कॉन्सेप्ट रखा डेवलपमेंट का। अब तक जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा था उसके अल्टरनेटिव, उसके बदले में कोई और रास्ता दिखाया उन्होंने डेवलपमेंट को मेजर करने का। और उन्होंने 1990 में अपना एक रिपोर्ट तैयार किया और उस रिपोर्ट को लोगों के सामने रखा। उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी तैयार की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है? जब उन्होंने इस तरह की क्वालिटी की बात की कि कैपेबिलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, चॉइसेस होनी चाहिए, तो इसको किस तरह से मेज़र किया जाए, तो इसको मेज़र करने के लिए उन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी तैयार करा और दुनिया के सामने उसको रखा। और इस इंडेक्स में उन्होंने फ्रीडम, चॉइसेस, इन सारे क्वालिटीज़ को कंसिडर किया। तो यूएनओ ने जब इनका रिपोर्ट देखा तो उसे कंसिडर किया और अपने डेवलपमेंटल प्रोग्राम में उसको यूज़ करने लगी। और तब से यूएनओ 1990 से जब भी अपना ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम पब्लिश करती है तो उनके बताए हुए कॉन्सेप्ट को, उनके बताए हुए रिपोर्ट को कंसिडर में लेती है और उस बेसिस पे अपना ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करती है। जो महमूद उल हक थे वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और रैशनल इकोनॉमिस्ट थे, वो बहुत ही कैपेबल थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यू सी द थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई। आप उन चीज़ों को देखते हो जो है और पूछते हो कि ये क्यों है, मगर मैं उन चीज़ों को देखता हूँ जो नहीं है और सोचता हूँ कि ये क्यों नहीं है। अगर फ्रीडम नहीं है, चॉइस नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्यों इसे डेवलपमेंट के लिए कंसिडर नहीं किया जाता। तो इन्हीं चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने डेवलपमेंट को मेज़र करने का एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया रास्ता दुनिया के सामने रखा। जो अपने प्रोफेसर नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन हैं, उन्होंने फ्रीडम को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया डेवलपमेंट के लिए। उनका कहना था कि इंक्रीज इन फ्रीडम ही डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और ये जो फ्रीडम, जो लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, ये फ्रीडम देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंट्री में काम करने वाले डिफरेंट सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को है। यानी हमारे कंट्री की सोसाइटी की जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, चाहे और जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो फ्रीडम है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ करके लोगों को मिले, ताकि लोग इस फ्रीडम से अपना चॉइस, डिसीजन मेकिंग, बाकी सारे एस्पेक्ट को एंजॉय कर सके। दोनों ही इकोनॉमिस्ट का जो भी
ओपिनियन था वो क्या करता था, वो ह्यूमन को सेंटर में रखता था डेवलपमेंट में। पहले क्या था, डेवलपमेंट सेंटर में था और ह्यूमन उसके आसपास घूम रहा था और डेवलपमेंट लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। मगर अब इनका क्या कहना था कि ह्यूमन को बीच में रखो और डेवलपमेंट ऐसा लाओ कि ह्यूमन को वेलफेयर हो, ह्यूमन वेलफेयर हो। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन को सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ह्यूमन को सेंटर ऑफ डेवलपमेंट में रख दिया। इनका कहना था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आदमी को एक्सेस हो रिसोर्सेज के लिए, एडुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, फ्रीडम के लिए और चॉइसेस के लिए। जब ये सारी चीज़ें मिल जाएगी तो अपने आप ही डेवलपमेंट आ जाएगा। इन सब चीज़ों को पाने के लिए ये सारे जो ये एस्पेक्ट्स हैं, जो मतलब आपका एक्सेस टू रिसोर्स, एक्सेस टू हेल्थ, एजुकेशन, इसको प्रिवेंट कौन करता है, कौन रोकता है हमें ये सब पाने से? तो ये हमें प्रिवेंट करती हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जैसे पॉवर्टी का प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉब्लम, इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंसी का प्रॉब्लम। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जो हमें ये सब पाने से हमें स्टॉप करती हैं। तो ये जैसे पॉवर्टी, आदमी अगर गरीब है तो वो वो एक्सेस टू एजुकेशन, एक्सेस टू हेल्थ नहीं पा पाता। अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी में तो वो एक्सेस टू इक्वालिटी नहीं पा सकता। अगर इंस्टीट्यूशनल इनएफिशिएंट है, यानी गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन एंड डिपार्टमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो ना तो अच्छा हेल्थ मिलेगा, ना अच्छा एजुकेशन मिलेगा, ना कोई चॉइस मिलेगी और ना अच्छा फ्रीडम हम इंजॉय कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कुछ स्टॉप एस्पेक्ट है जो हमें प्रिवेंट करते हैं कि हम हेल्थ और इक्वल को और एजुकेशन को एक्सेस करने से हमें ये रोकते हैं। तो जैसे घर के पिलर्स होते हैं, जैसे जिस पे घर आपका बेस होता है, वैसे ही डेवलपमेंट के जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, इसके भी 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं, 4 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। जैसे घर पिलर्स पे टिका रहता है वैसे ये डेवलपमेंट भी 4 पिलर पे टिका हुआ है। तो वो 4 पिलर क्या है जिसके ऊपर आपका डेवलपमेंट टिका है? वो है आपका फर्स्ट वन है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, मुझे भी, आपको भी और सभी को, बिना किसी भेदभाव के, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, कलर एटसेट्रा। यानी कलर के बेसिस पे, ब्लैक एंड व्हाइट के बेसिस पे, या मेल एंड फीमेल के बेसिस पे, या कास्ट, लो कास्ट एंड हाई कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको ये जो रिसोर्स है या इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो जैसे कि अगर एजुकेशन के लिए विमेंस को डिप्राइव कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, तो ये एक लिमिटेशन है इक्वालिटी पे। ये कोई इक्वालिटी नहीं है, ये बल्कि लिमिटेशन होती है इक्वालिटी के ऊपर। दूसरा एस्पेक्ट जिस पे आपका इकोनॉमिक आपका डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट टिका है, वो है आपका सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मीन्स होता है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूसली, यानी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है आज, वो अपॉर्चुनिटी आपको कल भी मिले और हमेशा मिलता रहे, आपको भी मिले, दूसरों को भी मिले, साथ में हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिले। तभी कंटिन्यूसली जब ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी डेवलपमेंट आएगा। तो जैसे कि अगर हम रिसोर्स पूरा यूज कर ले तो आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्स फिनिश हो जाएगा और उनके लिए नहीं रहेगा। वैसे ही हमें ऐसे रिसोर्स को यूज करना है जैसे कि हम भी यूज कर सके और हमारा फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके। इसी तरह से अगर हम गर्ल्स को आज एजुकेशन देने से रोक रहे हैं, ठीक है, अगर आज रोक रहे हैं तो कल वो अच्छे से चॉइस नहीं कर पाएगी, उसके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं रह पाएंगे जॉब के लिए, ठीक है। अगर वो एजुकेटेड ही नहीं रहेगी तो फ्यूचर में उसके पास चॉइसेस नहीं रहेंगे। तो ऐसा करना है कि हमें ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे आज भी इक्वालिटी आए और वो इक्वालिटी फ्यूचर तक कंटिन्यू हो सके और वो सस्टेनेबल रहे। थर्ड एस्पेक्ट जिस पे आपका डेवलपमेंट आपका बेस होता है, जिस पे आपका डेवलपमेंट टिका हुआ है, रखा हुआ है, वो है आपका ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। तो ये प्रोडक्टिविटी जो होती है उसे हमें इंक्रीज करना चाहिए। लेबर का, ह्यूमन का प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करने की कॉन्स्टेंटली हमें हमेशा ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो, वो बढ़ सके। उसको हम बढ़ा सकते हैं एजुकेशन के थ्रू, हेल्थ के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू या दूसरे
मेजर्स के थ्रू हम उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जब हम उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देंगे, ह्यूमन की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी तो वो एफिशिएंट हो जाएगा और अपने वर्क को और अच्छे से कर सकेगा। और क्योंकि ह्यूमन ही इस कंट्री का सबसे बड़ा रिसोर्स होता है, ह्यूमन से बढ़कर कोई रिसोर्स नहीं होता, इसलिए ह्यूमन को कैपेबल बनाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हमेशा मेजर्स कंट्री को लेने चाहिए। फोर्थ एस्पेक्ट जिसपे जो आपका इम्पॉर्टेंट पिलर है आपके डेवलपमेंट का, जिसपे आपका डेवलपमेंट बेस्ड होता है, जैसे कि 4 पिलर हुए, आपका हो गया, और ये आपका 4th नंबर पे है इक्विटी, प्रोडक्टिविटी और सस्टेनेबिलिटी के बाद आपका 4th नंबर पे आता है एम्पावरमेंट। इसका मतलब है लोगों को पावर दो, एम्पावर करो, ताकि वो चॉइसेस कर सके अपने लाइफ में, चूज कर सके अपने लाइफ में। पर वो चूज तभी कर सकता है जब फॉलोइंग 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। जब ये 2 कंडीशन नीचे के सेटिस्फाइड होंगे तभी वो चूज कर सकता है। एक तो उसके पास फ्रीडम होना चाहिए चॉइस करने का, और दूसरा वो कैपेबल होना चाहिए कि चूज कर सके। अगर उसके पास फ्रीडम नहीं होगा तो वो चूज कर ही नहीं सकता। अगर उसके पास चॉइसेस हैं भी और उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि कौन सा चॉइस अच्छा है और कौन सा चॉइस अच्छा नहीं है, तो भी वो चूज नहीं कर सकता। और उसको कैपेबल कौन करता है? उसको कैपेबल उसकी एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग करती है। तो फ्रीडम होना चाहिए उसके पास चूज करने का, साथ में वो कैपेबल भी होना चाहिए अपने चॉइसेस को चूज करने की, उसमें कैपेसिटी भी होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है गुड गवर्नेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट अच्छे से, एडमिनिस्ट्रेशन अगर अच्छे से गवर्न कर रहा हो कंट्रीज को, साथ में अच्छी अच्छी पॉलिसीज ला रहा हो, तभी आप पब्लिक को एम्पावर कर सकते हो। उनको पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिसीज लानी चाहिए, जैसे वुमेन्स एम्पावरमेंट की पॉलिसी, या इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप होते हैं, उनको डेवलप करने की पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ताकि सभी को कैपेबल बना सके, सभी को फ्रीडम दे सके कि वो चूज कर सके। तो 4 पिलर्स आपके डेवलपमेंट के देखने के बाद हम देखते हैं कि 4 अप्रोचेस क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये किसको देख करके हम कह सकते हैं, क्या चीज़ देख करके हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है या डेवलपमेंट नहीं हुआ है? वो 4 अप्रोचेस क्या है, लेट्स डिस्कस। तो फर्स्ट आपका है इनकम अप्रोच, सेकेंड है वेलफेयर अप्रोच, थर्ड है बेसिक नीड अप्रोच, एंड फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच। सो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। जो ये इनकम अप्रोच है, ये सबसे ओल्डेस्ट अप्रोच है। ये इनकम से लिंक होता है। ये आपको बताता है कि इनकम ही डिसाइड करता है कि इंडिविजुअल को कितना फ्रीडम है। इसका मानना ये भी है कि जितना बड़ा इनकम होगा उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो इनकम अप्रोच किसको इम्पोर्टेंस दे रहा है? वो इनकम को इम्पोर्टेंस दे रहा है। इनकम अप्रोच की एक लिमिटेशन होती है। मान लो एक सिचुएशन आप सपोज कर लो कि 2 लोग हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दोनों की इनकम लेवल सेम है, मगर ए जो है वो इन्वेस्ट करता है अपना इनकम एजुकेशन में, हेल्थ पे, और दूसरी अपनी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने वाली चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा है। मगर जो बी है वो सारा का सारा इनकम सेविंग कर रहा है, ना तो हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहा है, ना तो एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ए की कैपेबिलिटी बढ़ रही है, ए अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है, मगर बी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर रहा। सेम इनकम होने के बावजूद एक अपना ह्यूमन डेवलपमेंट कर रहा है और एक अपना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर रहा। तो ये एक राइट अप्रोच नहीं माना जा सकता। इनकम को हम एक राइट अप्रोच नहीं मान सकते। तो हम दूसरा अप्रोच देखते हैं जो डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। वो है आपका वेलफेयर अप्रोच। ये ह्यूमन बेनिफिट के बारे में बात करता है। ये बात करता है कि कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, ह्यूमन को डेवलप करने के लिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे और दूसरे एस्पेक्ट पे कितना आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो। और ये ह्यूमन को इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर में रखता है और गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल मानता है कि वो कंट्री का या पब्लिक का वेलफेयर करे। थर्ड आपका जो अप्रोच है जो डिसाइड करता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, वो है बेसिक नीड अप्रोच। इस अप्रोच को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है और ये चॉइसेस को इम्पोर्टेंस नहीं देता, ये बेसिक नीड्स को इम्पोर्टेंस देता है। ये कहता है कि अगर 6 बेसिक नीड्स सेटिस्फाइड है यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट है। उनकी 6 बेसिक नीड्स क्या क्या है? हेल्थ,
एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। तो ये अगर 6 बेसिक फैसिलिटी मिलेगी तो ह्यूमन डेवलपमेंट है, अदरवाइज ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। ये बेसिक नीड अप्रोच यानी ILO का मानना है। कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच आपका अमर्त्य सेन ने दिया है। ये ह्यूमन कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करने की बात करता है। ये कहते हैं कि हेल्थ पे, एजुकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट करो और एक्सेस सबको, सभी इंसान को, सारे ह्यूमन को आप हेल्थ दो, एजुकेशन दो, रिसोर्सेज दो, ताकि वो कैपेबल बन सके। अगर वो कैपेबल बन गया, ये अगर कैपेबल बन गया तो अपने आप ही डेवलपमेंट आ जाएगा। तो डेवलपमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव आपका ह्यूमन को मोर कैपेबल बनाना हुआ है अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन। और ये इन्होंने क्या, इनके अप्रोच का क्या नाम है? कैपेबिलिटी अप्रोच। तो 4 अप्रोच देख करके उसके बाद अब आपको देखना है कि मीनिंग मेजरिंग कैसे कर सकते हो आप ह्यूमन डेवलपमेंट को। यानी जो ये डेवलपमेंट की जो आपका जो एस्पेक्ट है वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है। तो इसको मेजर करने के लिए कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट का मेजर करने के लिए कुछ इंडेक्स चाहिए होता है। तो ये इंडेक्स कैसे उन्होंने दिया है मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हम कुछ बात कर लें। तो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये हम मेज़र कर सकते हैं हेल्थ के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, और कितने रिसोर्स हैं उस बेसिस पे हम मेज़र कर सकते हैं। यानी कि उस कंट्री में कितना हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कितना एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कितना रिसोर्स सबको एक्सेसिबल है, इसको इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। तभी उस बेसिस पे उसको मेज़र करके हम मेज़र कर सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट है या ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है वो 0 से 1 के बीच में दी जाती है। ठीक है, एक या तो मार्क्स आपका जो इसमें मार्क्स दिया जाता है, स्कोर दिया जाता है, वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। जैसे 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ से लेकर 1 तक उसको मार्क्स के स्कोर किया जाता है। अगर आपका जो स्कोर है वो 0 के आसपास है यानी कि आप अच्छे से डेवलप नहीं हैं, और अगर आपका मार्क्स 1 के आसपास है यानी कि आप अच्छे से डेवलप हैं। तो यहाँ पे जब स्कोरिंग दी जाती है तो कोई भी कंट्री यहाँ पे देखिए ना तो पूरी तरह से परफेक्ट है ना तो पूरी तरह से इम्परफेक्ट है। ना तो किसी को एकदम 0 मिलता है और ना तो किसी को बिल्कुल 1 मिल जाता है, क्योंकि ऐसा तो कोई कंट्री होगा नहीं जिसने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं किया हो, और ना ही ऐसी कोई कंट्री है जिसने सब कुछ डेवलप कर लिया है और अब उसको कोई भी डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो आपको मार्किंग हमेशा 0 to 1 के बीच में मिलेगा। ये जो मेज़र करता है वो 3 चीज़ों को मेज़र करता है, वो है एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो इन 3 मेजरमेंट को हम एक एक करके देख लेते हैं। एक्सेस टू हेल्थ का मतलब होता है कि आपके कंट्री में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कितनी बड़ी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि आपके कंट्री में कोई कितने साल तक जीता है। ऑन एन एवरेज आपके कंट्री में अगर कोई पैदा होता है तो ऑन एन एवरेज कितने साल तक वो जी सकता है। तो अगर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, ज़्यादा साल तक आपके कंट्री में लोग जीते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। साथ में ये भी देखता है कि आपकी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो हेल्दी है या नहीं है। थर्ड ये देखता है हेल्थ के अंदर में कि जो इन्फेंट होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं डेथ के लिए। इन्फेंट कौन होता है? जो 1 ईयर से छोटा होता है। तो जो ये 1 ईयर से छोटे होते हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं डेथ के लिए। तो क्या वो इन्फेंट सर्वाइव कर पा रहे हैं आपकी कंट्री में? ऐसा तो नहीं कि इन्फेंट आपके 1 ईयर के एज को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं और उससे पहले मर जा रहे हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट को वो देखता है हेल्थ के डिपार्टमेंट में। वो जब एक्सेस टू हेल्थ मेजर करता है तो वो ये देखता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है कि नहीं, लोग हेल्दी है कि नहीं, और इन्फेंट सर्वाइव कर पा रहे हैं या नहीं। एक्सेस टू एजुकेशन में वो 2 चीज़ें देखता है। एक होता है एडल्ट लिटरेसी रेट, यानी कि आपके कंट्री में जो एडल्ट लोग हैं वो लिटरेट हैं या लिटरेट नहीं हैं। और सेकंड देखता है वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, यानी कि आपके कंट्री में जो बच्चे हैं उनका स्कूल में दाखिला हुआ है या नहीं हुआ है, उन्होंने अपने आप को एनरोल किया है कि नहीं किया है स्कूल में, ये देखता है वो। एक्सेस टू रिसोर्स क्या देखता है? एक्सेस टू रिसोर्स देखता है कि आपके कंट्री का परचेसिंग पावर क्या है। क्या आपके कंट्री में ऑन एन एवरेज लोग कितना, मतलब ये इनकम के बेसिस पे निकाला जाता है कि उनमें कितना खरीदने की कैपेसिटी है।
तो इसको मेज़र किया जाता है यूएस डॉलर के टर्म पे, क्योंकि ये सभी कंट्री का निकलता है, इसलिए इसे डॉलर को बेस मान करके सभी कंट्री को का परचेसिंग पावर डॉलर के टर्म में दिया जाता है। तो ये 3 एस्पेक्ट वो कंसीडर करता है डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए, एक्सेस टू रिसोर्स और एक्सेस टू हेल्थ एंड एक्सेस टू हेल्थ। तो ये तीनों एस्पेक्ट को वो कंसीडर करके आपका डेवलपमेंट डिसाइड करता है। जो ये 3 डायमेंशन है, एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्स, इन तीनों को वो कितने कितने पॉइंट दे रखा है, 1/3 1/3 1/3 दे रखा है। हर एक को 1/3 पॉइंट दे रखा है, और उस 1/3 में आपका कंट्री में कितने मार्क्स मिलते हैं, हर एक 1/3 में उसे मार्क्स दिया जाता है, प्लस फिर उन तीनों डायमेंशंस के मार्क्स को स्कोर कर दिया जाता है। हर डायमेंशन को 1/3 का वैल्यू दिया गया है, उसमें हर 1/3 में आपको कितना मार्क्स आया है तीनों एस्पेक्ट में, वो जब तीनों एस्पेक्ट आ जाता है तो 1/3 + 1/3 + 1/3 को ऐड कर लिया जाता है। उसमें आपको कितने कितने मार्क्स आए हैं उसे ऐड कर लिया जाता है, और फिर वो मार्क्स आपका स्कोर बन जाता है। क्योंकि एचडीआई अटेनमेंट के बारे में बात करता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करता। अटेनमेंट देखिए, जैसे वो परचेसिंग पावर के बारे में बात कर रहा है, तो ऑन एन एवरेज आपका इनकम कितना है इस बारे में तो बात कर रहा है, जैसे मगर वो क्या वो इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं है इसके बारे में वो बात नहीं कर रहा। मान लो किसी का इनकम, एक का कंट्री में 2 लोगों का एवरेज इनकम 15,000 है, मगर एक का इनकम 5,000 है, दूसरे का इनकम 25,000 है, तो ऑन एन एवरेज उसका एवरेज इनकम 15,000 निकल जाएगा। पर क्या इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे? तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्योंकि एक का 5 है जो काफ़ी कम है, और एक का 25 है जो काफ़ी हाई है, पर एवरेज 15,000 निकल जाएगा तो लगेगा कि बहुत अच्छा इनकम है। तो ये सही तरीका नहीं है मेजरमेंट करने का। कई लोगों ने इस पर क्वेश्चन किया कि ये सिर्फ अटेनमेंट को वैल्यू दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन को वैल्यू नहीं दे रहा। तो इसी शॉर्ट कमिंग को दूर करने के लिए, शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है? ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो पॉवर्टी होती है कंट्री को, उसको मेजर करता है। ये किस किस एस्पेक्ट को लेता है अपने अंदर में, जैसे कि आपके कंट्री में कितने लोग अंडरवेट हैं, कितने लोग अंडर नरिश्ड हैं, या कितने लोगों को एक्सेस नहीं है क्लीन वाटर में, या कितने लोगों को न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल रहा। तो इस तरह के एस्पेक्ट को वो कंसिडर करता है और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स निकालता है इन सब बातों को कंसिडर करके। और अभी भी हम नए नए तरीके खोज रहे हैं डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। जैसे हम मेज़र कर सकते हैं कि कंट्री में कितना करप्शन है या कितना पॉलिटिकल फ्रीडम दिया गया है। तो इस सारे मेजर्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं और नए नए मेजर्स खोज रहे हैं जिसके बेसिस पे डेवलपमेंट डिसाइड हो सके। तो ये जो एचडीआई का जो मार्किंग है, स्कोर है, और ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, इन दोनों को कंसीडर करके यूएनओ अपने ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कंसीडर करता है और अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है, और वो 188 कंट्रीज में सबको रैंक देता है। यानी कौन डेवलपमेंट के हिसाब से फर्स्ट रैंक में है, कौन सेकेंड रैंक में, कौन थर्ड रैंक में, टोटल 188 रैंक तक वो सबको रैंक देता है अपना। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये आपका एचडीआई के एस्पेक्ट जैसे एक्सेस टू हेल्थ, एक्सेस टू एजुकेशन एंड एक्सेस टू आपका हेल्थ एजुकेशन, और दूसरे एस्पेक्ट को कंसिडर करता है। पॉवर्टी, आपका जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो आपकी अंडर नरिशमेंट, बाकी एस्पेक्ट को कंसिडर करती है। मगर भूटान जैसी कंट्री है जो ऑफिशियल डिक्लेयर कर चुकी है कि वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को भी कंसिडर करेगी मेजरमेंट करने के लिए कि कंट्री में डेवलपमेंट है या नहीं है। यानी ऑन एन एवरेज कंट्री के कितने लोग खुश हैं, कितने लोग हैप्पी हैं, इसको भी कंसिडर करेगी ह्यूमन डेवलपमेंट डिसाइड करने के लिए। उसने उसको जो हैप्पीनेस को है उसको टेक्निकल एंड मटेरियल डेवलपमेंट से भी ऊपर रखा है, और उन्होंने कहा है कि कोई भी टेक्निकल एंड मटेरियल डेवलपमेंट ऑन द कॉस्ट ऑफ हैप्पीनेस नहीं होगा। यानी हैप्पीनेस को पीछे रख करके टेक्निकल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा। ये जो हैप्पीनेस है, जो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, वो सबसे ऊपर रखा जाएगा।
जब आप इंटरनेशनली कंपेयर करते हो, क्योंकि आपका ये यूएनओ रैंक देता है आपको 1 से 188 कंट्रीज होती है, उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, इस तरह से वो रैंकिंग देता है। तो जब आप इंटरनेशनल रैंक को कंपेयर करते हो तो आप पाते हो कि कई छोटी कंट्री बड़ी कंट्रियों से भी अच्छा रैंक पा लेती हैं, और कई पुअर कंट्री भी रिच कंट्री से अच्छा रैंक उनको मिल जाता है, क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं देख रहा है, साथ में दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट भी देख रहा है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के सामने श्रीलंका, टोबैगो, ये जैसी ये छोटी छोटी कंट्रियां भी, इन कंट्रियों का भी रैंक हमारे कंट्री के रैंक से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, खुद इंडिया में आप देख लोगे कि केरला है, जो केरला का पर कैपिटा इनकम है वो पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात से कम है, मगर उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको रैंक फर्स्ट में मिलेगा, क्योंकि ये हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स केवल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं देख रहा है, दूसरे एस्पेक्ट को भी देख रहा है। इसीलिए आप देखोगे कि कभी कभी छोटी कंट्री बड़े कंट्री से भी अच्छा रैंक पाती हैं, और पुअर कंट्री रिच कंट्री से भी अच्छा रैंक ले लेती हैं। तो ये जो स्कोरिंग देता है, ये यूएनओ जो स्कोरिंग देता है, उस स्कोर के बेसिस पे आप कंट्रीज को 4 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। वो 4 ग्रुप है, वे एक फर्स्ट जो ग्रुप है उसका वो है वेरी हाई लेवल ग्रुप। वेरी हाई लेवल ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके जो मार्क्स होने चाहिए वो 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए, 0.8 भी नहीं होना चाहिए, 0.8 से ज़्यादा होना चाहिए। इस कैटेगरी में टोटल 49 कंट्रीज आती हैं। इसकी जो टॉप 10 कंट्री है वो मैं आपको टेबल में अभी दिखाऊंगी। और ये स्पेंड करता है मोर, ये जो कंट्रीज है इनको अच्छी रैंक क्यों मिली हुई है, क्योंकि ये स्पेंड करते हैं, इनकी कंट्री स्पेंड ज़्यादा किस में करती है, सोशल सेक्टर में, सोशल सेक्टर को डेवलप करने के लिए, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इम्प्रूव करने के लिए, लोगों को फ्रीडम देने के लिए, और लोगों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान देती है और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है। इसीलिए ये वेरी हाई लेवल के ग्रुप में ये कंट्रीज आती हैं। वो कंट्री जो टॉप 10 में आती हैं, जो मतलब यूएनओ के रैंकिंग के हिसाब से जो टॉप 10 में आती हैं और जो फर्स्ट ग्रुप में आती हैं, वो टॉप 10 कंट्री है नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, यूएसए, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर एंड डेनमार्क। नॉर्वे आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। सेकेंड जो ग्रुप है स्कोरिंग के हिसाब से वो है हाई लेवल ग्रुप। पहला वाला था वेरी हाई लेवल ग्रुप और सेकेंड वन है हाई लेवल ग्रुप। इसका जो मार्क्स है वो आपका 0.8 से 0.7 के बीच में इनको स्कोर दिया जाता है। इसमें टोटल 53 कंट्रीज आती हैं, और ये इसलिए इस कैटेगरी में आती हैं क्योंकि वो अपने सोशल सेक्टर को डेवलप करने के लिए और गुड गवर्नेंस यानी गुड एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देती हैं। ज़्यादातर ये कंट्री आपकी यूरोप की है। इसमें इस कंट्री में इस ग्रुप में जो ज़्यादातर कंट्री आती है, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज यूरोप को बिलोंग करती हैं, और ये ज़्यादातर इम्पेरियलिस्टिक कंट्री है। इम्पेरियलिस्टिक कंट्री क्या होती है, जो जिसने पास्ट में दूसरे कंट्रियों पे रूल किया हुआ है, जैसे ब्रिटिश ने हम पे रूल किया था, फ्रांस, जर्मनी, ये सारी इम्पेरियलिस्टिक कंट्री इस ग्रुप में आती है। इनका इस ग्रुप में आने का एक और रीज़न ये है कि इनकी कंट्री में बहुत ही कम डाइवर्सिटी है। अगर डाइवर्सिटी कम होगी, मतलब कि हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है। हमारे पास डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप है, पर इन कंट्रियों में बहुत कम डाइवर्सिटी है। और डाइवर्सिटी नहीं होने के कारण इन कंट्री में क्या होता है, पीस एंड स्टेबिलिटी बनी रहती है, इसीलिए इनका रैंकिंग अच्छा है। थर्ड जो ग्रुप आता है स्कोरिंग के हिसाब से वो है मीडियम लेवल ग्रुप। इसमें जो आपकी स्कोरिंग होती है वो 0.69 से 0.55 के बीच में होती है। इसमें टोटल 42 कंट्रीज आती हैं, और ये फॉर्मर कॉलोनीज होती हैं। कॉलोनीज वो होती हैं जिन पे रूल किया गया है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और बहुत सारी अफ्रीका की कंट्री। इनको इंडिपेंडेंस कब मिला था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मिला था। ठीक है, और इसमें वो भी कंट्री आती हैं जो सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के बाद इंडिपेंडेंट हुई हैं। तो ये सारी जो रिसेंटली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं, और ये अभी अपने कंट्री में पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बना रही हैं ताकि अपने कंट्री का कंडीशन इम्प्रूव कर सके और ह्यूमन डेवलपमेंट ला सके। जो फोर्थ एंड लास्ट ग्रुप है स्कोरिंग के हिसाब से वो है लो लेवल ग्रुप, और इसकी स्कोरिंग 0.55 से भी कम होती है। इसमें टोटल 43 कंट्रीज आती हैं, जो कि बहुत ही स्मॉल कंट्रीज हैं, और ये एक्सपेंडिचर अपना
पब्लिक वेलफेयर में करने की जगह, डेवलपमेंट में करने की जगह ज़्यादा अपना एक्सपेंडिचर कहाँ करती हैं? डिफेंस में करती हैं। क्यों ये एक्सपेंडिचर डिफेंस में ज़्यादा करती हैं? क्योंकि इनके कंट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, जैसे कि सिविल वॉर चल रहा है, मतलब आपस में ही कंट्री में लड़ाई हो रही है, या पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टेबिलिटी होती है, इसलिए वो एक्सपेंडिचर डिफेंस में ज़्यादा हो रहा है, इनका डेवलपमेंट में कम हो रहा है। इनकी कंट्री में दूसरे प्रॉब्लम जैसे फेमाइन, डिसीजेस जैसे प्रॉब्लम को भी इनको फेस करना पड़ रहा है, इसलिए जो इनकी स्कोरिंग है वो काफ़ी पीछे है। तो जो ये डेवलपमेंट होता है, ये कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ये किसी कल्चर के बेसिस में आपका डेवलपमेंट नहीं होता। कल्चर के बेसिस पे ना आपको रैंक दिया जा रहा है, ना कल्चर के बेसिस पे आपका स्कोर हो रहा है, ना कल्चर ही आपका डेवलपमेंट डिसाइड कर सकता है। अगर आपको अपने कंट्री में डेवलपमेंट चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर चाहिए, आपको एक्सपेंडिचर खोजती है सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, आपको लोगों को फ्रीडम देनी पड़ेगी और आपको लोगों को कैपेबल बनाना पड़ेगा, तभी ह्यूमन डेवलपमेंट आ सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स भी दिया है, तो या तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लें, या तो फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट ले लें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।